सबसे पहली खबर आपके सामने उमरकोट सिंध से रखते हैं, जहां पर इमरान खान साहब के नाम पर, उनके पैगाम पर हजारों लोग बाहर निकल आए। उमरकोट में एक जिमनी इलेक्शन हो रहा है जिसमें कांटे का मुकाबला है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि सिंध के एक दूर दराज इलाके उमरकोट में अवाम इमरान खान के नाम पर निकल रही है। अब आपको यह भी समझ आती होगी कि मुस्लिम लीग नून के साथ साथ जो बिलावल जरदारी ब्रूट मेजॉरिटी और तमाम तरफस्तायत को सपोर्ट करते रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनकी अपनी सियासत खतरे में है। अब शहरी सिंध जो था, मतलब कराची, हैदराबाद, सक्कर या दूसरे जो अजला हैं और शहर हैं बड़े, उनके अलावा जो देही सिंध है, मीन उमरकोट और जो छोटे शहर और दही इलाके हैं, वहां पर भी तहरीक इंसाफ बिल्कुल उसी तरीके से पॉपुलर हो गई है और लोग उसी तरीके से तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ गए हैं जैसा कि मुल्क के दूसरे हिस्सों में है। आपने केपी में, पंजाब में, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में, बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाकों में तो ये देख रखा है। सिंध के बारे में ये सोचा जाता था कि वो पीपल्स पार्टी का गढ़ है और वहां वोट सिर्फ भुट्टो को पड़ता है, और भुट्टो का नाम आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी और इनका खानदान, जाहिर है पीपल्स पार्टी उन्हीं के पास है तो वो इस्तेमाल करते हैं। तो वोट सारे का सारा अंदरून सिंध का इन्हीं को मिलता है या मेजॉरिटी इन्हीं को मिलता है, और किसी की स्पेस नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। उमरकोट में जो एक होने को तो मेरा ख्याल शायद ये कॉर्नर मीटिंग रखी होगी, लेकिन ये जितनी बड़ी मीटिंग वहां पर बन गई वो किसी ने भी नहीं सोच रखा होगा। हलीम आदिल शेख जो सिंध के सदर है वो वहां पर पहुंचे, खिताब किया। दूसरे पार्टी के काबरीन भी थे, लेकिन कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा मजमा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं ये कहूंगा कि इसने पाकिस्तान की सियासत में नए जोल्ट्स भेजे हैं कि इमरान खान के अंदर होने के बावजूद दूसरी तरफ मीडिया सारा वक्त एक ही खबरें कवर करता है। पीटीआई के अंदर लड़ाई हो रही है, पीटीआई में इसने इसको कह दिया, इसने इसको कह दिया। आप लोग भी अक्सर ये कहते हैं कि ये अंदरूनी लड़ाइयां बहुत बुरी बात है। ऐसा नहीं है। इसको जरा आप किसी और तरह से भी देखा करें और सोचा करें। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त दो पार्टीज हैं जो आमने सामने हैं। एक पार्टी जनरल आसिम मुनीर और उनके साथ ही कुछ जनरल्स हैं जो सियासी उनके हवारी हैं, वो पॉलिटिकली खत्म हो चुके हैं। नून लीग खत्म हो चुकी है, पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक ही पार्टी है और वो है अवाम और इमरान खान। जो बीच में दूसरे पार्टी लीडरान हैं, जाहिर है उनके डिफरेंट नजरियात होते हैं, बातें होती हैं जिस पर वो कई दफा एक दूसरे के ऊपर एतराज करते हैं, उलझते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में, जब हम लीडरशिप में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाते हैं तो ये बताते हैं कि वहां हर ऑर्गेनाइजेशन में, इवन घर में सास बहू और नंदें जो होती हैं उनके दरमियान में भी पॉलिटिक्स होती है। तो जहां भी लोग इकट्ठे काम करते हैं वहां ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स होती है, इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स होती है। तो पार्टी भी एक इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर भी जाहिर है पॉलिटिक्स होगी, धड़ेबंदियां होगी, लोग होंगे, हर जगह होती है तो यहां भी होगी। लेकिन जब आप इस बात से परेशान होते हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर लोग एक दूसरे से अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है या किसी चीज के ऊपर नाराजगी हो रही है या किसी चीज पर तनकीद हो रही है तो ये बहुत बेहतर नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी से फिल्टर लगता है, इसी से चीजें निकल कर सामने आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे माइन एंड मिनरल्स का बिल था, वो आया। अगर आप हमेशा ये सोचें कि आपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं करना तो आप इसके ऊपर कैसे एक डिफरेंट ओपिनियन लेंगे? अगर आप ये सोचें कि आपने अपने तल्लकात खराब नहीं करने, अंदरूनी माहौल बहुत ही अच्छा रखना है, सबने मिलजुल के रहना है, तो फिर होगा क्या कि अगर बिल आ गया, सबने मनोमान उस बिल को मान लिया और किसी ने एतराज नहीं किया। जाहिर है, जैसे मैंने आपको बताया कि जमात के अंदर भी बात हुई, चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे फोन किया, मेरे से भी बात हुई, तो उसके बाद तो मुझे बिल्कुल एतराज नहीं करना चाहिए ना। करूंगा तो वो भी सच्चे हैं कि मैंने इसे सब कुछ एक्सप्लेन किया, ये फिर भी एतराज कर रहा है तो तल्लकात खराब होते हैं ना। लेकिन दूसरी तरफ आपका नजरिया है, अगर आपने उस पर खड़े होना है तो फिर तल्लकात थोड़े ऊपर नीचे एक दूसरे के साथ होते हैं। इसको चीफ मिनिस्टर भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, हर सियासी आदमी इस बात को समझता है जो असल सियासी बंदा होता है। इसलिए जब आप ये डिफरेंट, आजकल भी आप खबरें देख रहे हैं जी, वो सलमान अकरम राजा साहब को ये कह दिया है, वो फलां को ये कह दिया है, टेबल स्टोरीज कर रहे हैं अंसार अब्बासी साहब और बहुत सारी बातें। तो आपने इन बातों से परेशान नहीं होना, ये भी जमहूरियत का हुस्न है। एक स्पेशली ऐसी पार्टी जिसमें इमरान खान और अवाम डायरेक्ट हैं, उसमें अगर लीडरांस का कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है तो आपको कोई बहुत ज्यादा उस पर परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, लोग एक दूसरे के खिलाफ साजिश करेंगे तो तभी आप और जोर मारते हैं, तभी कंपटीशन की फजा बनती है, तभी आप अपनी जो एनर्जीज हैं उनको और यकता करके आप जो है वो एफर्ट करते हैं कि मेरे जो मुखालफिन हैं उनको मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मनवा कर दिखाना है। तो इन चीज़ों के ऊपर इतने खाइफ ना हुआ करें, इनसिक्योर ना हुआ करें, परेशान ना हुआ करें। ये सब कुछ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, ये होता है और ये बहुत अच्छी बात है। जैसा मैंने कहा, यही फिल्टर है, यही वो नेचुरल चेक है। जब लोग डिफरेंस ओपिनियन करेंगे, दोस्तियां नहीं निभाएंगे, बहुत ज्यादा दोस्ती में नहीं रहेंगे, बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत जो शीरो शक्कर नहीं होंगे, तो तभी लोग असूल की बात करेंगे और उनके फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होंगे। तो इसको इतना ज्यादा मायूब और
इसके ऊपर फौरन ना कहा करें कि फलाने ने तनकीद कर दी, ये तो पार्टी के अंदर इसने ये कर दिया, फलाने ये कर दिया। इसलिए आजकल भी अगर फॉर एग्जाम्पल आपको नजर आता है कि सलमान साहब की एक राय है, किसी और की कोई और राय है, तीसरे की कोई और राय है, तो सभी को हक है और आप अपना दिलो दिमाग इस्तेमाल कीजिए कि किसकी राय जो है वो लार्जर कॉज के बिल्कुल करीब है और आप उस राय को सपोर्ट करें। इसका मतलब हरगिज नहीं होता कि आप दूसरे शख्स को कोई सजाए मौत आपने दे दी है, दूसरा शख्स भी वही है, आप उसका जाती हैसियत में एहतराम करते हैं, लेकिन उसकी राय के साथ आप खड़े नहीं हो सकते क्योंकि आपको वो मोहतरम नहीं लगती। तो एक तो ये आपको बताना था। दूसरा साथ ये कि जो सिंध में हो रहा है ये बहुत ही बेहतरीन है। इससे आपको अगला जो इलेक्शन होना है, जब भी होना है, चौधरी साहब का तो दिल नहीं है, वो उनका तो दिल है कि सुंजियां हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। उनका दिल है कि ये नवंबर में उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का टाइम पूरा हो रहा है, उन्होंने घर जाना है। 26वीं आईनी तरमीम से उन्होंने एक एक्सटेंशन ले रखी है खुद साख्ता। अब उनका दिल है वो एक्सटेंशन पूरी हो और उसके बाद फिर एक और एक्सटेंशन मिले। तो देखते हैं। बहरहाल जब भी इलेक्शन हुआ सिंध में तबल बज गया है। अवाम ने ऐलान कर दिया वहां कि सिंध की अवाम भी, खुसूसन देही सिंध की अवाम भी अब इमरान खान के साथ खड़ी है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगली खबर है लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद गनी, जो कि रिटायर्ड है लेकिन इस वक्त वो चेयरमैन वापडा है। तो जनरल गनी और जर्नैल, जी हां, मैं उनको जनरल नहीं कह रहा, वो जर्नैल किस्म के सियासतदान है। तो जनरल गनी और जर्नैल मस्तीखेल, जर्नैल सनाउल्लाह मस्तीखेल जो है उनके दरमियान में टाकरा हो गया है। आपको ये तो हम बता ही चुके हैं कि कल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर जब दासू डैम की जो लागत है वो 4 अरब से 36 अरब तक जा पहुंची, तो उन्होंने सवालात किए और उन्होंने काबिलियत पर सवालात किए, ऑनेस्टी पर सवालात किए, ट्रांसपेरेंसी पर सवालात किए। तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी थोड़ा गुस्सा कर गए। उन्होंने कहा कि मैं 45 साल, कल मैंने 35 साल कह दिए थे, माजरत 10 साल निकाल दिए थे जनरल साहब के तजर्बे के थे। उन्होंने कहा कि मैं 45 साल इंजीनियरिंग का तजर्बा रखता हूं और मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर हायर होकर आया हूं। आप मेरे बारे में ऐसी बातें ना करें। जिस पर जर्नैल सनाउल्लाह मस्तीखेल ने जनरल सज्जाद गनी को कहा कि आप बुरा ना माने, आपसे पहले वाले, उनसे पहले वाले और उनसे भी पहले वाले जो है वो आप ही के इदारे मिलिट्री से ही आए हुए थे, आप ही का खांचा लगा हुआ है, यहाँ आप ही के काम चल रहे हैं। बहरहाल ये बात तो वहां हो गई, हमें लगा कि बात वहां खत्म हो गई, वो टेरिटरी थी जर्नैल मस्तीखेल की। लेकिन बाहर निकलकर जनरल सज्जाद गनी ने कहा कि अब मैं आपको बताता हूं। उन्होंने फौरी तौर पर लगता है कि अहकाम दिए हैं, क्योंकि अब जो जर्नैल मस्तीखेल हैं उन्होंने बताया है कि उनका जो भक्कर और मियांवाली के इलाके में जो उनका आबाई इलाका है, वहां पर जो उनका डेरा है, घर है, वहां की बिजली काट दी है वापडा ने। जी हां, दुरुस्त सुन रहे हैं। जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी साहब ने भरपूर जवाबी हमला किया है। भारी तोपखाने, आर्टिलरी, मशीन गनों के साथ नहीं, बल्कि प्लास और हथौड़ा और पेचकस के साथ उन्होंने भिजवाया है अपना जो मीटर रीडर या जो भी इनका ये सिस्टम होता है, और उन्होंने जर्नैल सनाउल्लाह मस्तीखेल के डेरे की घर की बिजली काट दी है। ये वो हैं जंगें जो हम लड़ रहे हैं। और आप गौर कीजिए, यहां पर हमारे जनरल और जर्नैल बिजी हैं, लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान से क्या खबर आ रही है वो आपके सामने रखते हैं। तो आप हैरान हो जाएंगे कि हिंदुस्तान ने अब एक नई टेक्नोलॉजी बना ली है और वो टेक्नोलॉजी ये है कि वो लेजर से, जी हां, वो लेजर से नीचे बैठ के ही ऊपर जो उड़ने वाले हेलीकॉप्टर्स हैं, जहाज है, भारी असला है दूसरा, उसको लेजर टेक्नोलॉजी से ही तबाह कर सकते हैं। ये काम जो है वो हिंदुस्तान कर चुका है। एन उस वक्त जिस वक्त हम एक दूसरे की बिजली काट रहे हैं और हम एक दूसरे को इस तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त एक बिल्कुल लेटेस्ट दिफाई टेक्नोलॉजी जो है वो हिंदुस्तान लेकर आया है, जिससे लेजर की मदद से वो दूर बैठे हुए कोसों मीलों, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली उसकी रेंज क्या है, लेकिन बहुत दूर से वो उड़ने वाले हेलीकॉप्टर, जहाज़ों और दूसरे ऐसे जो जंगी तरतीब होगी, मैदान होगा, उसके अंदर वो हथियारों को बगैर गोली चलाए, बगैर हमला करे, दूर से वो जो है उन जहाज़ों को तबाह कर सकते हैं, उन असलहे को, उन टैंकों को, उन चीज़ों को तबाह कर सकते हैं। बड़ी उनकी कामयाबी है हिंदुस्तान की। एक नई टेक्नोलॉजी उनके पास दिफाई या आप कहें कि फौजी एरिया के अंदर आई है। लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी ये है कि हमारे जनरल साहब ने हमारे जर्नैल साहब की बिजली काट दी है। हमारी प्रायोरिटीज देखें और दूसरी तरफ देखें। अब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी, उनके बारे में माशाल्लाह वैसे तो बहुत शोहरत है उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, लेकिन उनके अपने एक बेटे का बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू है और वो आपको दिखाते हैं, जिसमें जनरल साहब का कोई, मेरे ख्याल में मुझे अगर मैं एग्जैक्टली नहीं, अगर गलत नहीं कह रहा, तो कोई शायद 30 कनाल के ऊपर, जी हाँ, 30 कनाल या उससे ज्यादा रकबे पर उनका जो बहुत बड़ा एक महलनुमा घर है, उसको उनके बेटे ने कैसे एक्सप्लेन किया, उसके अंदर क्या क्या सहूलियात है। ये जरा उनके बेटे का एक छोटा सा क्लिप, मेरा ख्याल चंद सेकंड का क्लिप है, जरा सुनिए। घर, इतना शानदार लाइफस्टाइल आपका, गाड़ियां हैं, बागीचे हैं, पूल है घर में, कैसे बनाया ये सब कुछ? वेल ये अल्लाह ताला का बहुत फजल है कि ये सारा कुछ जो है वो मुझे मेरे पेरेंट्स की वजह से ही मिला है और बस उन्हीं की मेहरबानी है और उसके बाद अल्लाह ताला की मेहरबानी है। कितना बड़ा ये घर है, क्या कुछ है इसमें जो आपने यहाँ पे सजाया हुआ है अपनी जिंदगी गुजारने के लिए? एरिया वाइज ये तकरीबन 3.3 एकर्स पे है और इसके अलावा इसके अंदर स्विमिंग पूल है, वी हैव अ सेपरेट सेक्शन फॉर आवर गेस्ट्स, थिएटर है।
सुन लिया आपने। तो जनरल साहब का सिर्फ 45 साल का तजर्बा ही नहीं है, उनका 45 के करीब करीब कनाल का बहुत बड़ा महल भी है। तो जनरल साहब से जरनैल सनाउल्लाह मस्तीखेल को जो है वो डरना चाहिए था। सनाउल्लाह साहब, अगला काम ये भी हो सकता है कि आपकी गाड़ी की तारें भी जनरल साहब जो है वो उतरवा सकते हैं, आपकी गाड़ी की बैटरी की, फिर गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होगी। सोचें आप धक्का लगाते हुए कितना बुरा हाल होगा। इसलिए बेहतर है, जनरल साहब का पैगाम यही है कि हमारे से आप कोई सवाल ना पूछें, हम अनटचेबल हैं। लेकिन लेवल ऑफ मेच्योरिटी देखिए कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी जो है वो कोर कमांडर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं और वहां से रिटायर्ड हुए हैं, चेयरमैन वापडा बने, कितनी पोजीशन उन्होंने अचीव की है। लेकिन एक सवाल, एक दफा अकाउंटेबिलिटी, वो भी सवाल की नजर में, उस पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने जरनैल सनाउल्लाह मस्तीखेल का जो है वो मीटर ही काट दिया है, बिजली काट दिया है। आगे चलते हैं जी, अगली खबर की तरफ आप चलते हैं। अगली खबर पंजाब से है और बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है, और वो खबर है मुआवने खुसूसी सलमा भट्ट। जी, सलमा आगा नहीं, ये हमारी बहन सलमा भट्ट की बात हो रही है। सुरीली है ये भी वैसे, जब टेलीविजन प्रोग्राम्स में हमारी बहन आती है बड़े सुरीले तरीके से ये बहुत ही बेसुरे राग जो है वो गाती हैं। अब इन्होंने नया बेसुरा राग गाया है और इन्होंने ये कहा है कि पंजाब में सिर्फ चंद हजार किसान हैं। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे हैं, मोहतरमा बता रही हैं कि पंजाब में सिर्फ चंद हजार किसान हैं। 14 करोड़ आवाम की रोटी की जिम्मेदारी भी जो है वो पंजाब गवर्नमेंट पर है। वो चंद हजार किसान जो है उनको संभालते संभालते 14 करोड़ लोगों को भूखा नहीं रख सकती। इसलिए किसान दूसरी फसलों पर क्यों एहतजाज नहीं करते, ये उन्होंने सवालात पूछे हैं और बताए हैं। और भी बहुत कुछ बात की है कि गंदम में से भूसा भी निकलता है, ये भी निकलता है। उसको हम जरा पंजाबी व्लॉग में कवर करेंगे, क्योंकि एक किसान ने पंजाबी में सलमा भट्ट साहबा के नाम बहुत अच्छा पैगाम दिया है, वो भी सुनवाएंगे उधर। लेकिन यहां मैं ये बात कर दूं कि सलमा साहबा, आप शायद लाहौर में से बाहर नहीं निकली, मुझे नहीं पता गुजरांवाला या सियालकोट कहां से आप मेरी बहन, लेकिन लगता है कभी किसी शहर से बाहर ही निकली। चंद हजार किसान नहीं है पाकिस्तान में, किसान भी लाखों करोड़ों में है। उसकी वजह यह है कि गांव में रहने वाली 70 से 80% आबादी जो होती है वो किसान ही होती है, और जो बाकी 10% गांव में से लोग बाहर कहीं काम करते होंगे, जो बाकी 10% होती है 70 के अलावा, वो भी एक ना दूसरे तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसी ज़राअत के साथ ही मुंसलिक होती है। तो गांव की जो 90% इकोनॉमी होती है किसी भी विलेज की, वो ज़राअत के साथ ही रिलेटेड है। तो इसलिए ये आपकी बेवकूफ़ी मैं कहूं, लेकिन ठीक है, आप चीफ मिनिस्टर बनेगी, जितनी माशाल्लाह आप में अकल है, जिस तरह की आप बातें कर रही हैं, तो चौधरी साहब की अगर नजर पड़ गई आप पर, तो यू आर एन एक्सेलेंट एंड वेरी एप्रोप्रिएट कैंडिडेट फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। तो आप तैयारी रखिए, आपका भी कभी ना कभी कुर्रा निकल आएगा, क्योंकि जितनी आप नालायक हैं उससे मेरी बहन भरपूर तरीके से लग रहा है कि आप चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए भरपूर तौर पर क्वालिफाई करती हैं। आपको लगता है कि पंजाब के अंदर चंद हजार किसान हैं। ये खबर आपके बहुत ज्यादा इंटरेस्ट की नहीं होगी, लेकिन इस वक्त किसान वाकई बहुत ज्यादा तकलीफ में है। किसान को तबाह कर दिया गया, उनकी फसल सही रेट पर नहीं खरीदी जा रही। किसान इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में है, और ये जो क्राइसिस है ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। अभी लोगों को इसका अंदाजा नहीं हो रहा। पिछली दफा भी ये क्राइसिस खड़ा किया गया था, लोगों के पास कोई ना कोई अगली पिछली सकत, इमरान खान के 3-4 सालों में उनका सांस निकला था तो कुछ सकत थी, तो लोगों ने अपने आप को काम वाम अपना चला लिया। लेकिन इस दफा जो हथौड़ा उनके सरों पर लग रहा है, लग नहीं रहा कि किसान सस्टेन कर पाएगा। बहुत बड़ा मैं एक क्राइसिस होते हुए देख रहा हूं पाकिस्तान में। लेकिन यह हुकूमत जो है ये बिल्कुल भी मैं ये कहूंगा कि होश के राखन लेने को तैयार नहीं है। अब इसी से रिलेटेड जो किसानों के दूसरे नुमाइंदे हैं उनके भी बयान हैं, लेकिन वो जाहिर है इसी से रिलेटेड सारी खबर है। उन्होंने भी कहा है कि गंदम का रेट 2 साल पहले जो था उससे आधा मिल रहा है और हम बहुत मजबूर हैं। लेकिन उसके जवाब में ये कहते हैं कि आपकी वो जो पुरानी गवर्नमेंट थी वो भी माफिया थी, किसान भी माफिया थे, आपको 100% प्रॉफिट मिलता था, हम नहीं देंगे 100%। ये इस तरह की बातें करते हैं। अब इनके साथ क्या किया जाए। हाफिजाबाद में किसानों ने गंदम के रेट के खिलाफ एहतजाज किया तो पुलिस ने गिरफ्तारियां की, लाठीचार्ज किया, धमकियां दी हैं, और आप खुद ही समझ लीजिए कि एक तरफ किसान जो है वो कीमत से मार खा रहा है, आवाज निकालता है तो लाठी लगती है। अब ये मामला किस तरफ जाएंगे ये कहा नहीं जा सकता। अगली खबर आपके सामने अमेरिका से रखते हैं। अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसके लिए इस टाइम परेशानियां बढ़ गई हैं। सदर ट्रंप ने उनको कुछ असूल दिए थे, कुछ ज़ाब्ते दिए थे, कुछ उनसे डिमांड्स की थी कि आपके कैंपस के अंदर सियासी किस्म के जो मुजाहरे होते हैं, जो आवाज़ उठाई जाती है, फ़लस्तीन का जो मामला था उसके ऊपर जो आवाज़ उठती थी, वो उस पर आप ये करें, स्टूडेंट्स को ऐसे रोकें, या ये वाले काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उस पर जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट है उन्होंने उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया, या सदर ट्रंप की वो बातें नहीं मानी। तो अब सदर ट्रंप ने उनका 2.20 अरब डॉलर जो है वो रोक लिया। $2.20 बिलियन की फंडिंग जो है वो रोक दी है। और जाहिर है इससे यूनिवर्सिटी के ऊपर, यूनिवर्सिटी के अंदर बीसियों जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्कॉलरशिप्स पर होते हैं। पीएचडी प्रोग्राम तो अमेरिका के तमाम टॉप जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अमेरिका की 50 टॉप यूनिवर्सिटीज़ स्पेशली, उनमें जो पीएचडी प्रोग्राम्स हैं वो मुकम्मल फुली तौर पर 100% फंडेड होते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं वो उसकी फ़ी पे नहीं करते। वो यूनिवर्सिटी या उनके पास स्कॉलरशिप कोई और होता है या यूनिवर्सिटी का होता है, तो वो यूनिवर्सिटी से ही स्कॉलरशिप, तो यही वो फंडिंग है जो ये काम सारा चलता है यूनिवर्सिटीज़ का। तो अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए एक बड़ा क्राइसिस है, लेकिन उनका अपना एंडोनमेंट फंड इतना बड़ा है कि सदर ट्रंप के जो अगले 3-4 साल हैं वो लगता है कि वो शायद सर्वाइव कर जाए। लेकिन कितना कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ ने तो घुटने टेक दिए हैं, लेकिन ये कितना कर पाते हैं ये आने वाले दिनों में पता चलेगा।
अगली खबर, फैसल वाडा साहब ने बयान ये दिया है कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, माइंस एंड मिनरल बिल को कोई नहीं रोक सकता, ये हर सूरत मंजूर होगा। अब देखते हैं, जाहिर है सलमान अकरम राजा तो ये कह चुके हैं कि माइंस एंड मिनरल तब तक मंजूर नहीं होना चाहिए जब तक इमरान खान रिहा होकर इसके ऊपर एक फ्री उन्हें ब्रीफिंग नहीं मिल जाती। लेकिन पार्टी में से ही और लोग कह रहे हैं कि नहीं, उन्हें जेल के अंदर ब्रीफिंग देंगे और फिर ये मंजूर हो जाएगा। बड़े कॉन्फिडेंस से इस वक्त फैसल वाडा कह रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और माइंस एंड मिनरल बिल को कोई नहीं रोक सकता। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपके सामने रख चुके हैं, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सारी सिनारियो के अंदर। आखिर चलने से पहले आपके सामने मैं खबर ये रखूंगा कि आपको हमने बहुत दिन पहले ही बताया था, जब इमरान खान साहब के बारे में कहा गया था कि 15 अप्रैल को उन्हें लाया जाना है अदालत और अफजल मजूका साहब की अदालत में, और उन्होंने खत लिखा था जेल अथॉरिटीज ने हुकूमत को कि हमें गार्ड्स मुहैया किया जाए। मैंने उसी दिन आपको कहा था कि ये चक्कर है, ट्रक की बत्ती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने देख लिया, कल 15 गुजर गई, इमरान खान साहब को अदालत में जेल से लाकर पेश नहीं किया गया। वो सिर्फ और सिर्फ ट्रक की बत्ती थी, जैसे मुज़ाकरात और बहुत सारी चीजें ट्रक की बत्ती हैं। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।